मार्केट में ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक सबसे पॉपुलर तरीका है वो होता है स्कैल्पिंग। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर स्कैल्पिंग को इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है या फिर एक आपके पास अच्छी टेक्निकल नॉलेज है तो उसके बेसिस पे आप अच्छे स्कैल्पर बन सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि केवल टेक्निकल के दम पे आप स्कैल्पर बन जाओगे या फिर ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए मल्टीपल चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। आपको साइकोलॉजिकली स्टेबल होना पड़ता है, इमोशनली स्टेबल होना पड़ता है, मनी मैनेजमेंट आपका टाइट होना चाहिए, और पोजीशन साइजिंग, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं टेक्निकल, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो सारी खूबियाँ जिसके अंदर होता है वो जाके एक कंप्लीट स्कैल्पर बनता है। तो आज के सीजन में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि एक स्कैल्पर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज जब आप डेवलप करोगे तो आप एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हो। तो मैं स्कैल्पिंग को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ कि 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं। इन सारी चीज़ों को आप डेवलप करोगे तो जाके एक अच्छे स्कैल्पर आप बन सकते हो, नहीं तो फिर आप हमेशा एक लूप में फंसे हुए रहोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मेनली मैं स्कैल्पिंग को 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, जिसमें पहला जो हमारा पार्ट है वो है माइंडसेट, दूसरा जो पार्ट है वो है मनी मैनेजमेंट, तीसरा पार्ट है टेक्निकल, उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन, और उसके बाद आता है ट्रेड मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा हम माइंडसेट पे ध्यान देते हैं कि एक स्कैल्पर का माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और रिस्की बिजनेस है, तो रिस्क हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बिना रिस्क लिए आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो आप बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो। तो उसमें माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, रिस्क को आपको एक्सेप्ट करने आना चाहिए कि अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई लॉसेज होंगे। अगर हमको यहाँ पे अगर 1:2 1:3 कमाना है, अगर हम लोग को 10 रुपया कमाना है तो 10 रुपया 5 रुपये हमको लॉस करने के भी, मार्केट में देने के लिए भी गट्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है हमारा काफ़ी रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि 25 दिन में पैसा डबल हो जाए या फिर ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी से आप ट्रेडिंग करके स्कैल्पिंग करके 2 दिन में 3 दिन में कैपिटल को डबल या ट्रिपल कर दोगे, या फिर डेली आप 30% 40% रिटर्न बना दोगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलना है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑलवेज रेडी फॉर आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्रोकर ग्लिच हो सकता है या फिर आपको सडन स्पाइक्स आ सकते हैं, क्योंकि कल यानी कि 18 अप्रैल को एक बहुत ही खतरनाक तरीके से स्पाइक आया था मार्केट में डाउन साइड को, और मेनली निफ्टी में बहुत बड़ा स्लिपेज हुआ था। तो आप कितना भी प्रिपेयर क्यों ना हो जाए, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहेंगे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उसके एक्सेप्ट करने आना चाहिए, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि ये सारी सिचुएशन हो जाएंगे तो आपको किस तरीके से डील करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इमोशनल स्टेबल। तो आपको एज ए ट्रेडर, मेनली स्कैल्पर, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब क्या है कि एक छोटे टाइम फ्रेम, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। मैं मेजरली 1 मिनट पे ही काम करता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो और वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। वहाँ पे एक कैंडल, सेम कैंडल में एक लॉन्ग विक भी लगेगा, सेम कैंडल में एक स्पाइक भी बना के दिखाएगा। तो वहाँ पे आपका इमोशनली स्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे तो अपने पोजीशन को आप एंट्री लेते ही थोड़े से मोमेंटम पे क्लोज कर दोगे, या फिर आपको एंट्री लेने में डर लगेगा, या फिर आप अगर पोजीशन आपके फेवर में चला जा रहा है तो फिर आप वहाँ पे उसको होल्ड करने में भी कतराओगे। ठीक है, तो इसके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो 100% काम करेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। नो डाउट ये जो एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो आपको 1:10 1:5 दे दे। कोई ऐसा ट्रेड है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, लेकिन उसमें आपको 1:1 1:2 भी मिलना मुश्किल हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत देर तक आप वेट किए उस सेटअप का, फिर क्या हुआ कि वहाँ पे आया, आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रहना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपके लिए एकदम जैसे कि जॉब वाला आपको यहाँ पे फीलिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जैसे कि अपना सारे जो इंडेक्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, जो भी चार्ट्स वगैरह हैं, तो आप देखेंगे कि वो कभी भी वन डायरेक्शनल में मोमेंटम नहीं करते। तो इसी तरीके से आपका ट्रेडिंग कैरियर भी है, इसी तरीके से आपका इक्विटी कर्व भी वन डायरेक्शनल में नहीं मूव करेगा, अनसर्टेनिटी वहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो स्कैल्पिंग में क्या है कि आपको बहुत ही फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, सेकेंड्स हो चुके हैं या मिनट में, क्योंकि आप 1 मिनट के कैंडल पे आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ही फास्ट होना चाहिए।
कि यहाँ पे एंट्री लें या नहीं लें, इसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं रहेगी, मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है मिस करोगे, या फिर ट्रेड आपके स्टॉप लॉस को हिट भी कर दिया तो आप पोजीशन को एग्जिट नहीं करोगे, अगर टारगेट को हिट कर दिया तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर बहुत ही फास्ट होना चाहिए अगर आपको स्कैल्पिंग करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पेशेंस। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडल में कूदा जाए। स्कैल्पिंग के लिए भी आपको सेटअप होना चाहिए, किसी भी रैंडम कैंडल पे आप जंप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पेशेंस के साथ सेटअप का अपने वेट करना पड़ेगा, आपका एंट्री क्राइटेरिया मैच होगा, उसके बाद आप वहाँ पे एंट्री लोगे। फिर ज़्यादा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि ये सारे जो भी रूल्स है, आप एक रूल्स को अपने नोट डाउन कीजिए, एक अपना की फ्रेम बनाइए कि ये मेरे रूल्स है, ये मेरे एंट्री क्राइटेरिया है, और हमको ये टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना है, मॉर्निंग के सेशन में या फिर सेकेंड हाफ में। तो उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। ये नहीं कि आज कोई और सेटअप फॉलो किया, कल कोई और सेटअप फॉलो किया, परसों कोई और सेटअप फॉलो किया, आज पोजीशन साइजिंग कुछ और है, कल पोजीशन साइजिंग कुछ और है। इस तरीके से नहीं होता। आपका कांस्टेंट होना चाहिए पोजीशन साइजिंग, आपका सेटअप जो है आपका डिफाइंड होना चाहिए पहले से कि आज मैं 3 महीने तक 2 महीने तक एक ही सेटअप यूज़ करूंगा, या फिर पोजीशन साइजिंग मेरा सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आज जो है 1000 क्वांटिटी बाई किया, आज कल 500 क्वांटिटी बाई किया, 500 2000 क्वांटिटी बाई किया। इस तरीके से क्या होगा कि आप कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मनी मैनेजमेंट पे। तो स्कैल्पिंग में मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आपका टाइट होना चाहिए। आपका पर डे रिस्क जो है डिसाइड होना चाहिए कि आप पर डे रिस्क कितना लेने वाले। दूसरा क्या है, पर ट्रेड रिस्क डिसाइड होना चाहिए। ये कि ऐसा नहीं कि आप कितना भी रिस्क ले सकते हैं। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपका पर ट्रेड रिस्क होना चाहिए कि आप अगर एक लॉट पे कर रहे हैं तो आपको 300-500 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना है। या फिर आप ये नहीं कि नेक्स्ट जो है लिमिटेड ट्रेड्स। अभी क्या है कि स्कैल्पिंग में मैं पर्सनली जो है सेशंस में डिवाइड करता हूँ अपने ट्रेडिंग सेशंस को, या तो मॉर्निंग में मैं करूँगा 2 घंटे, या फिर मैं सेकेंड हाफ में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बाद कभी भी 1-2 घंटा मैं एक्टिव रहता हूँ। तो इसके लिए क्या है कि आपको सेशंस को अपने डिसाइड करना पड़ेगा। उन सेशंस में जो भी सेटअप्स बनेंगे उस पर आपको ट्रेड करना है। ये नहीं कि आपका 2 आवर का टाइम फ्रेम है कि 2 आवर तक आप काम करोगे मार्केट में। जैसे कि मॉर्निंग से 9:15 से लेकर 10:30 तक मार्केट में वॉल्यूम रहता है। तब ये नहीं कि आप मल्टीपल ट्रेड वहाँ पे पंच कर दी। अगर सेटअप बन रहा है, टारगेट हिट कर रहा है तो ठीक है, टारगेट हिट नहीं कर रहा है, बार बार स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि होप में आप ट्रेड पंच किए जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जैसे कि पर डे पर ट्रेड रिस्क डिफाइंड है, वो अपने आप आपका ट्रेड जो है लिमिटेड हो जाएंगे कि आप 3 ट्रेड 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने वाले, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको थोड़े से 2-3-4 ट्रेड लेने पड़ जाते हैं दिन भर में। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि स्कैल्पिंग के लिए जो लोग बोलते हैं कि कैपिटल साइज क्या होना चाहिए, तो मिनिमम ऐसे तो मैं देखिए 1 लाख तक होना चाहिए, बट थोड़ा सा आपको ट्विक करना पड़ेगा। जो भी बिगनर्स जैसे कि जो लोगों का कैपिटल कम है तो वो लोग 50K के अकाउंट से वहाँ पे कर सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि ट्रेड जो है बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, 2 से 3 ट्रेड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टाइम सेशन जो है डिवाइड होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो 50K का अकाउंट इनफ है अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो, क्योंकि वहाँ पे अभी क्या है, लॉट साइजेस की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। पहले 25 थी, अभी 50 हो गई है। तो आपका एक पर ट्रेड स्टॉप लॉस जो है 300 और 250 तक के 10 to 20 पॉइंट तक स्टॉप लॉस होता है। तो 2-3 ट्रेड आप ले सकते हो डेली जो है। पोजीशन साइजिंग की बात अगर हम करें तो आप जैसे कि आज से आप स्कैल्पिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर एक लॉट से कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2-3 महीने एक लॉट से ही करना है। ये नहीं कि 7 दिन 8 दिन अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर अपना वहाँ पे लॉट साइजेस बढ़ा दिए, क्वांटिटी बढ़ा दिए। तो असल सबसे बड़ा जो डिजास्टर होता है ट्रेडर्स की लाइफ में यहीं पे होता है, जब थोड़े से प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डायरेक्ट डबल ट्रिपल कर देते हैं कॉन्फिडेंस में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको पोजीशन साइजिंग एटलीस्ट 3 मंथ तक एक ही क्वांटिटी में काम करना है। अगर एक लॉट से कर रहे हो तो एक ही लॉट से 3 महीने करना है। अगर 4 लॉट से कर रहे हो तो 4 ही लॉट से 3 महीने तक करना है। ठीक है, तो ये नहीं कि आज 4 लॉट से किए, कल 8 लॉट से किए, फिर दूसरा ट्रेड लिए 10 लॉट से। इस तरीके से नहीं, आपका पोजीशन साइज जो है बहुत ही कैलकुलेटिव होना चाहिए, तब जाके आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करोगे। ओके, टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबको लगता है कि उसके बिना कुछ नहीं है, और बिल्कुल टेक्निकल के बगैर आप कहीं भी एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते। तो टेक्निकल पे मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल्स की तो प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। प्राइस एक्शन के भी ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में।
पहला प्राइस सेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आपको स्कैल्पर बनना है। दूसरा क्या है कि कैंडल स्टिक का डीप नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर बन रहे हो तो सबसे ज़रूरी है माइंडसेट के बाद, मनी मैनेजमेंट के बाद कैंडल स्टिक पैटर्न को डीपली समझना। और उसमें से भी 3 कैंडल स्टिक है, एक मोमेंटम कैंडल स्टिक, एक रिजेक्शन कैंडल स्टिक और एक जो है अपना इंडिसीजन कैंडल स्टिक। ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको अच्छे से आना चाहिए। ये सारे कैंडल स्टिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड भी कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो है चार्ट पैटर्न। तो कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो चार्ट पैटर्न को प्रीफर करते हैं। पर्सनली तो मैं चार्ट पैटर्न पे उतने अब काम नहीं करता हूँ, पहले मैं करता था नो डाउट। तो अभी मैं कैंडल स्टिक पे काम करता हूँ, बट चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं। अगर आप अभी मैं एक चार्ट पैटर्न का वीडियो डाला जो बहुत ज़्यादा मार्केट में वो बनते हैं डेली बेसिस पे, तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। बहुत अच्छा RR रेशो वहाँ पे मिलता है, ठीक है। इंडिकेटर पे भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप प्राइस सेक्शन पे ही काम करेंगे, कैंडल स्टिक पे ही काम करेंगे, आप इंडिकेटर पे भी काम कर सकते हैं। इंडिकेटर में कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, मुझे सबसे अच्छा जो लगता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप रिवर्सल के लिए भी यूज कर सकते हो और आप ट्रेंड फॉलोइंग के लिए भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो है अगर आप कैंडल स्टिक के बाद अगर बात करें, कैंडल स्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दो पार्ट है, ये आपको हर हालत में काफी डीप नॉलेज इसका होना चाहिए अगर मेनली अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपका टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो पर्सनली तो मैं इतने ट्रेंड लाइन्स वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसेस वगैरह ज़्यादा मार्केट को देने पड़ते हैं। और दूसरा क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़े से गलत तरीके से यूज़ करते हैं। बट मैं ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, मेनली स्कैल्पिंग वगैरह, तो उस पर भी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बना के डाल चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आता है मेन एग्जीक्यूशन का। तो ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जीक्यूशन में, कि हम मार्केट में जब आते हैं हमारा माइंडसेट है भाई स्कैल्पिंग के लिए हमको ये सारी माइंडसेट, ये सारी इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारी साइकोलॉजी हमारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मनी मैनेजमेंट हो गया हमारा, भाई पर डे का रिस्क हो गया, पर ट्रेड का रिस्क हो गया, हमारा कैपिटल साइज क्या होना चाहिए, पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, टेक्निकल में कैंडल स्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे आ रही है। अब क्या है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो एग्जीक्यूशन का है। मार्केट में अब मैं लाइव आ चुका हूँ, अब मुझे ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए कि आप कौन से सेगमेंट में काम करने वाले, इक्विटी में या फिर इंडेक्स में। तो इंडेक्स में भी अगर आपको ये करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, किसी एक इंडेक्स हो गया या फिर किसी एक स्टॉक में ही आपको पकड़ के बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि 10-12 स्टॉक लगा लिए या फिर 4-5, अभी तो इतने ज़्यादा FNO इंडेक्स लिस्टेड हुए हैं कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। एक किसी इंडेक्स को पकड़ लीजिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी को अगर इंडेक्स में करना है तो, और अगर आपको स्टॉक्स में करना है तो रिलायंस हो गया, TCS हो गया, ये 2 सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं स्कैल्पिंग के लिए। या फिर अडानी पोर्ट या अडानी इंटरप्राइजेस, इन दोनों में भी वॉल्यूम, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग को दोनों साइड का मोमेंटम कैप्चर करना होता है, तो उसके लिए वॉलेटिलिटी होना चाहिए। अगर स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस हो गया, TCS हो गया, अडानी पोर्ट एंड अडानी इंटरप्राइजेस, ये 3-4 स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं स्कैल्पिंग अगर करना है तो। और दूसरा क्या है, अगर इंडेक्स में काम करना है तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये सबसे बेस्ट है। अभी के टाइम पे बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि निफ्टी धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है डेड होता जा रहा है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा सस्टेनेबल आजकल प्राइस एक्शन बन रहा है लास्ट 2 महीनों से। उसके बाद क्या है कि टाइम जोन। अभी स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन बैठ के आप ट्रेड करोगे, क्योंकि आपके पास उतने रिस्क एपेटाइट नहीं है। आपका पर डे का रिस्क है 2000 है, 3000 है, 10,000 है, जो भी है कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग, तो आपको एक लिमिटेड रिस्क है। तो उस लिमिटेड रिस्क को आप दिन भर आप नहीं ना ट्रेड कर सकते, वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि आपको टाइम सेशन पता होना चाहिए, कौन से टाइम सेशन में वॉल्यूम, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है। तो मैंने पर्सनली जहाँ ऑब्जर्व किया है, जो भी 9:15 से लेकर 10:30 के बीच में ही ट्रेड स्कैल्पिंग करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि 10:30 के बाद थोड़ा सा मार्केट जो है 12 PM तक वॉलेटाइल हो जाता है। उसके बाद जो है 10:30 के बाद 12 PM तक वॉलेटाइल रहता है। फिर उसके बाद 12:30 से लेकर 3:30 तक या 3 PM तक वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन मेरा जो पर्सनल टाइम जोन है वो 9:15 से लेके 10:30, और ये अगर सेशन मैंने मिस कर दिया तो 2 PM से लेके 3 PM तक, या फिर 1 PM से 1:30 से लेके 3 PM तक का जोन सबसे अच्छा रहता है स्कैल्पिंग के लिए। वहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा होता है और प्राइस सेक्शन भी काफ़ी सस्टेनेबल बनता है। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर सिलेक्शन का। तो स्ट्रक्चर सिलेक्शन का मैं वीडियो ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या होते हैं कि केवल स्ट्रेटजी को कहीं भी अप्लाई कर लेना है, किसी भी स्ट्रेटजी को कहीं पे भी अप्लाई कर देना है, किसी भी सेटअप को कहीं भी अप्लाई कर देना है,
ये नहीं देखना है कि यहाँ पे अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे अपसाइड की ओर उतना स्पेस है कि ये मोमेंटम कर सकता है, या फिर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाउन साइड की ओर उतना स्पेस है जो इतना ये मोमेंटम कर पाएगा। स्ट्रक्चर सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कैल्पिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग में बिना स्ट्रक्चर, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर आपका सही नहीं रहा, मार्केट का स्ट्रक्चर सही नहीं रहा, आप स्कैल्पिंग करोगे, आपका हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर वॉलेटिलिटी में आप फंस के रह जाओगे। तो इसके लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बाद ही आप वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए? स्कैल्पिंग के लिए टाइम फ्रेम आप 1 मिनट और 5 मिनट का यूज़ कर सकते हो। अपना एनालिसिस करने के लिए मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स हैं उसको ड्रॉ करने के लिए 30 मिनट का यूज़ करिएगा। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 5 मिनट का, और 1 मिनट आप एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली 1 मिनट ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी लाइव आता हूँ तो आप लोग देखते होंगे कि मैं 1 मिनट का ही एंट्री के लिए टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ मोस्टली। सेटअप की बात करें तो सेटअप, आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए जिसमें एक्यूरेसी, मेरे हिसाब से एक्यूरेसी पे उतना ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड पे जोर देना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी 30 to 40% भी है बट रिस्क टू रिवार्ड 1:5 1:10 हो तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। और सेटअप के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना के डाल चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ सेटअप के ऊपर कौन कौन से वीडियो है, तो यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सिलेक्शन का आप सीख लीजिए कि स्ट्रक्चर सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। दूसरा है, पहला सेटअप है ब्रेकआउट का। स्कैल्पर्स के लिए सबसे बेस्ट है ब्रेकआउट सेटअप, और ये नॉर्मल ब्रेकआउट सेटअप नहीं है, आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या है, कैंडल स्टिक का नॉलेज आपको होना चाहिए, कैंडल स्टिक का डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है जो स्कैल्पर के लिए काफ़ी यूज़ आता है, जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे वीडियो बना हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का। स्कैल्पिंग का सबसे अच्छा स्ट्रेटजी है वो है पुल बैक स्ट्रेटजी। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। पुल बैक में क्या है कि आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह काफ़ी छोटे वहाँ पे बैठते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। स्कैल्पिंग का भी स्ट्रेटजी है, ब्रेकआउट की भी स्ट्रेटजी है, सप्लाई एंड डिमांड जोन की स्ट्रेटजी है, और ट्रेंड लाइन की भी स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 स्ट्रेटजी है, और ये सारी स्ट्रेटजी मैं आप लोग को लाइव मार्केट में ट्रेड कर करके दिखा चुका हूँ। उस पर 3-3 घंटे का लाइव में आके आप लोग को सिखा चुका हूँ। तो ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है लास्ट में। ट्रेड तो आपने ले लिया, अब बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं ट्रेड लेने बाद लटक जाते हैं कि भाई यहाँ पे इसको होल्ड करें या फिर यहाँ पे इसको निकाल दें, पूरा पोजीशन स्क्वायर अप कर दें, या फिर ट्रेल करें, या फिर इसको पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करें। तो ट्रेड मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले ट्रेड मैनेजमेंट में आपको सेट करना है रिस्क टू रिवॉर्ड। एंट्री लेने से पहले आपको देखना है कि रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। रिस्क जितना छोटा रहेगा उतना बेहतर है, और रिवॉर्ड जितना बड़ा रहेगा उतना बेहतर है। तो स्कैल्पिंग में बहुत सारे ट्रेडर्स की मैं ये देखता हूँ कि किस 210 220 पे लिया, 225 230 पे निकाल दिया, और स्टॉप लॉस दिया तो 15-20 पॉइंट का 30 पॉइंट का दिया। तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ट्रेडिंग, वो स्कैल्पिंग स्टाइल। अगर आपको स्कैल्पिंग में सर्वाइव करना है तो 1:3 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ब्रोकरेज भी देना है और अदर गवर्नमेंट चार्जेस भी देना है। तो अगर आप 1:1 या फिर उससे भी कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका 1-2 गलत ट्रेड जाएगा तो आपका पूरा मंथली प्रॉफिट, वीकली प्रॉफिट मार्केट में चला जाएगा। तो उसके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ट्रेडिंग के लिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाएगा। नेक्स्ट है वो है ब्रेक इवन लेवल। रिस्क टू रिवॉर्ड के पास सबसे पहले काम क्या होता है, एंट्री लेने के बाद अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पे लगाने का। मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ एक ब्रेकआउट बना, ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया, मेरा फेवर में ट्रेड यहाँ पे गया, 1:2 तक गया। जैसे 1:2 गया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ से हटाऊंगा, स्विंग लो से हटा के जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया था कॉस्ट के पास या कॉस्ट से 2-4-5 रुपये ऊपर लगा दूंगा। सबसे पहले काम इसके स्कैल्पर का ये होना चाहिए, अपने पोजीशन को सबसे पहले ब्रेक इवन पे लाके लगाना चाहिए। ठीक है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लाइव आके आप लोग को सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से ब्रेक इवन पे ट्रेड को लगाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पार्ट प्रॉफिट बुकिंग। पार्ट प्रॉफिट बुकिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि पॉइंट ए है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, बट आप श्योर नहीं हो कि ये रेजिस्टेंस को हिट करके ब्रेकआउट देगा, ये रेजिस्टेंस को टच करेगा। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो मान लिया आपने 4 लॉट यहाँ पे बाई किया,
ठीक है। तो आप 2 लॉट यहाँ पे कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे, बाकी का स्टॉप लॉस जो है आप कॉस्ट पे लगा के या फिर बाकी के स्टॉप लॉस यहीं पे लगे रहने दोगे जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ये टारगेट के लिए आप वेट करोगे कि प्राइस जो है अगर इस लेवल को हिट कर देता है तो हम लोग को थोड़े से बड़े टारगेट मिल जाएंगे। बट पार्ट प्रॉफिट बुकिंग हो जाने से क्या मतलब है कि अगर प्राइस इसी रेजिस्टेंस से रिवर्स आ जाता है तो आप लॉस में तो नहीं होगे, आपके ब्रोकरेज तो एटलीस्ट निकल गए, ठीक है। तो ये होता है पार्ट प्रॉफिट बुकिंग का कॉन्सेप्ट जो है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है। हायर हाई का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए आपने यहाँ एक ब्रेकआउट पे बाई किया, नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस जो है मोमेंटम किया, मोमेंटम करके फिर क्या होगा कि रिट्रेसमेंट के लिए आया, रिट्रेसमेंट करके जब इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो ये स्विंग पे जो आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था वो ट्रेल करके आप ये स्विंग पे लगा सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग। तो कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए? कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करने का जो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आप 1 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो। ये रेजिस्टेंस का जोन है, आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई किए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन है जो कि 30 मिनट का रेजिस्टेंस है। प्राइस इस लेवल पे फर्स्ट टाइम के लिए जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस हिट करेगा आप अपना पूरा का पूरा पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दोगे, क्योंकि ये लेवल जो कोई भी रेजिस्टेंस हो गया या सपोर्ट हो गया उसको अगर फर्स्ट टाइम टैप करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से रिवर्सल आने वाला है। तो बेहतर है कि अपने पोजीशन को कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करके सेफ मार्केट में अपने प्रॉफिट को क्लोज कर दिया जाए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, ये सारे एबिलिटी थी, ये सारे क्राइटेरिया थे जो एज ए ट्रेडर आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एज ए स्कैल्पर। उसके बाद जाके एक अच्छे स्कैल्पर आप बन पाओगे। मैं शुगर कोटेड बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको मार्केट में है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अच्छा लगने के लिए मैं बोल दिया कि नहीं आप केवल ये टेक्निकल सीख लीजिए आपको प्रॉफिट बनने वाला, तो बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग के साथ सबसे ज़्यादा माइंड गेम है। अगर आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो प्रॉफिट बनाना मार्केट से बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कौन कौन से क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। और सेटअप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे सेटअप मैं आप लोग के लिए बना के डाल चुका हूँ स्ट्रेटेजी पे, बिल्कुल A to Z, जो कि आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।